हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमृत का ऑफिस। ऋतिक के ये कहने पर कि उसकी नहीं विक्रम की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम ऋतिक को इग्नोर करके मृत्युंजय से कहता है, ये मिस्टर खुदगर्ज गैंगस्टर बिल्कुल सही कह रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मृत्युंजय विक्रम की बात पर एक नज़र ऋतिक को देखता है जो कि गाड़ी में बैठ चुका था, फिर अपना सिर हिलाते हुए विक्रम के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उन लोगों को जाने के बाद राघव डेविड की तरफ देखते हुए बोला, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन था। डेविड ऑफिस के अंदर जाते हुए बोला, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत काम है। डेविड की बात पर राघव उसके साथ अंदर आते हुए बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें बस। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी वाली के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे हैं। डेविड ने पलटकर राघव की बात को बीच में काट उसे देखते हुए कहा, जिस पर राघव जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, अरे नहीं। राघव की बात पर डेविड अपनी आंखें छोटी करके बोला, नहीं का क्या मतलब और क्या जानना चाहते हो तुम? कहीं तुम मेरी वाली के बारे में तो नहीं पूछना चाहते ना? राघव डेविड की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, यार तुम हमेशा एक्स्ट्रा क्यों सोचते हो? मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि ऋतिक खन्ना ऐसा क्यों है, कैसा है? ठीक तो है, अच्छा खासा चलता है, हैंडसम है, और क्या चाहिए? डेविड ने सोचते हुए कहा, जिस पर राघव उसे घूरते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। राघव तुम इन सब में मत पड़ो, डेविड ने राघव की बात को बीच में काट कर कहा। जिस पर राघव उसे देखते हुए बोला, लेकिन क्यों? डेविड राघव को इग्नोर कर अंदर जाते हुए बोला, अगर तुम्हारी क्यों, क्या, कैसे के बारे में मैंने बॉस को बताया तो शायद तुम अपनी अपनी जॉब भी खो सकते हो, क्योंकि यहाँ गरे मुर्दे उखाड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। डेविड के सीधा ना को सुनकर राघव निराशा से अपनी गर्दन हिलाते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर सिटी हॉस्पिटल में अब तक पूरे सारंग फैमिली को आरू के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल चुका था। महक की आंखों में आंसू थे और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी, क्योंकि जब से नवरात्रि शुरू हुई थी कुछ न कुछ हो ही रहा था जो कि महक और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं था। तभी विक्रम और मृत्युंजय भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। जब सब लोगों की नज़र विक्रम पर जाती है तो सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि विक्रम ने कपड़े चेंज नहीं किए थे और उसके कपड़े में अभी भी खून लगा हुआ था। शोभित जल्दी से उन दोनों के पास जाकर विक्रम से बोला, एटलीस्ट कपड़े तो चेंज कर लेते हैं। विक्रम एक नज़र फैमिली मेंबर्स को देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं अपने लिए कपड़े मंगा लेता हूँ। शोभित मृत्युंजय के पास जा उसके कोट के बटन को खोल लगाते हुए बोला, आप अपनी बीबी से दूर होना चाहते हो क्या? मृत्युंजय अपने शर्ट की तरफ देखता है और जिसमें खून के छींटे लगे हुए थे, जिस पर वो अपना सिर हिला देता है। महक दौड़कर मृत्युंजय के पास जा उसके सीने से लगकर बोली, ये सब कैसे हुआ? मृत्युंजय महक के सिर को थपथपाते हुए बोला, शांत हो जाओ। महक, तुम्हें आने के लिए किसने कहा? महक अपना सिर उठा मृत्युंजय को देखते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे नहीं आती? आरू मेरी बहन जैसी है, हमारे परिवार का हिस्सा है वो, उसके साथ ये सब किसने किया? मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़कर बोला, शांत हो जाओ, पैनिक होना बंद करो। महक मृत्युंजय की बात पर गहरी सांस लेते हुए शांत होने की कोशिश करने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसे देखते हुए कहता है, अगर तुमने जरा भी टेंशन लिया तो मैं तुम्हें सारंग बिल्ला छोड़ने चला जाऊंगा। मृत्युंजय की वार्निंग पर महक शांत रहने की कोशिश करने लगती है। मृत्युंजय उसे नॉर्मल होता हुआ देखकर बोला, मैंने पुलिस का कंप्लेन कर दिया और जिन लोगों ने ये सब किया है वो लोग जेल में हैं, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएंगे। मृत्युंजय के साथ झूठ को अमृत और शोभित के अलावा और कोई समझ नहीं पा रहा था। महक मृत्युंजय को बात को सुनते ही अपना सिर हिला देती है।
मृत्युंजय महक को कुर्सी पर बैठा बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आरू को कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय की बात पर रचना उसे देखते हुए बोली, ये सब किसने किया है जय? मृत्युंजय रचना की बात पर बोला, कुछ राइवल्स थे जिन लोगों ने विक्रम को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन शिकार आरू हो गई। धीरज भाटिया मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोले, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरी बहू के साथ ये सब किया। विक्रम धीरज जी की बात पर बोला, डोंट वरी पापा, मैं उन लोगों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया है। विप्लव विक्रम के पास आकर बोला, अपने चश्मिश को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? ऐसे तो मुझे बहुत झगड़ा करते रहते हो ना, आज प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया चश्मिश को? विक्रम विप्लव की बात पर बोला, मैंने कोशिश की। क्यों कोशिश की? बल्कि पूरा करना चाहिए था ना। अगर उसे कुछ हुआ ना तो देख लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, विप्लव ने विक्रम को धमकाते हुए कहा। तभी डॉक्टर अपना सर्जिकल मास्क निकालते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। विप्लव डॉक्टर को बाहर आया हुआ देखकर सब लोगों को इग्नोर कर सबसे पहले उनसे जाकर बोला, आरू कैसी है? डॉक्टर विप्लव को शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाइए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात पर विप्लव और बाकी सब लोग राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर विक्रम की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर भाटिया, आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर के ऐसा कहने पर विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। मृत्युंजय डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं साथ में आ सकता हूँ? डॉक्टर मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देते हैं और मृत्युंजय विक्रम डॉक्टर के साथ उनके केबिन की तरफ चले जाते हैं। आरू को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जब तक उसे होश नहीं आता वेंटिलेटर में रखा जाना था। अमृत सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आप सब लोग को घर चले जाना चाहिए, हम यहाँ पर हैं। अमृत की बात सुन निर्जला महक और वैशाली की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम लोग भी घर चलो, इस हालत में तुम्हें घर में रहना चाहिए। जिस पर महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं यहीं पर रहूंगी। रचना उन दोनों को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम कल सुबह वापस आ जाएंगे, चुपचाप घर चलो, मैं नहीं चाहती तुम लोगों की तबीयत भी खराब हो जाए। रचना और निर्जला के इंस्टेट करने पर महक और वैशाली, अदिति, विकल्प सभी बाकी घर वालों के साथ सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं। शोभित और अमृत एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, कुछ तो हुआ है ना? लेकिन क्या? फिर दोनों साथ में अपना सिर हिला देते हैं और वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इधर डॉक्टर के केबिन में एक्सरे के शीट्स पर एक वॉल पर चिपके हुए थे, जिस पर डॉक्टर पॉइंट करते हुए विक्रम से बोले, आपकी वाइफ को बुलेट यहाँ पर लगी थी। मृत्युंजय, जो कि आरू के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स को रीड कर रहा था, एक्सरे की तरफ एक नज़र देखकर डॉक्टर से बोला, साइड इफेक्ट बताओ। डॉक्टर मृत्युंजय की बात पर विक्रम की तरफ देखते हुए बोले, आपकी वाइफ फिजिकली तौर पर काफ़ी वीक है, वो अभी काफ़ी यंग है, फ्यूचर में अगर आप लोग बच्चे की प्लानिंग करते हो तो दिक्कत हो सकती है। विक्रम डॉक्टर की बात पर बोला, जो कहना है साफ साफ कहिए डॉक्टर। मिस्टर भाटिया, आपकी वाइफ के यूट्रस पर बुलेट लगी थी, जिस कारण वो हल्का डैमेज हो गया है, उन्हें कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर ने साफ शब्दों में जवाब दिया। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, लेकिन अगर हम बच्चे की प्लानिंग करते हैं तब मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोले, जी नहीं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि एटलीस्ट 4 साल आप बच्चे की डिमांड ना करें। विक्रम डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है,
और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर विक्रम की तरफ एक पैकेट बढ़ाकर बोले, मैंने इसे आपके देने से पहले काफ़ी सोचा, लेकिन आपकी वाइफ की कंडीशन को देखकर लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। विक्रम डॉक्टर की बात पर उस पैकेट को देखते हुए बोला, मैं खुद खरीद सकता हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लीजिए। डॉक्टर ने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। विक्रम कुर्सी से खड़ा हो मृत्युंजय से बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर विक्रम बिना डॉक्टर की बात सुने केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय डॉक्टर को घूरते हुए बोला, तुम डॉक्टर ही हो ना? ठड़की कहीं के। डॉक्टर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैं तो बस भलाई के लिए कह रहा था, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी पेशेंट आते हैं। मृत्युंजय अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मुझे दो। डॉक्टर पैकेट मृत्युंजय के हाथ में रखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, इडियट, सारे फाइल और आरू की दवा के प्रिस्क्रिप्शन दो। डॉक्टर मुंह बनाकर पैकेट वहीं पर रख एक फाइल लाकर मृत्युंजय को दे देता है तो मृत्युंजय उसके सामने पैकेट को उठाकर अपने जेब में डाल फाइल लेकर केबिन से बाहर चला जाता है। डॉक्टर मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर अपनी गर्दन हिला देते हैं और किसी दूसरे पेशेंट की फाइल रीड करने लगते हैं। मृत्युंजय केबिन से बाहर आता है तो विक्रम काफ़ी उदास सिगरेट के कश लगाते हुए खड़ा था। मृत्युंजय विक्रम के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जब महक के साथ ऐसा हुआ था तब डॉक्टर ने मुझे भी ऐसा ही कहा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम ये सब मत करना, अगर तुम्हें सब कुछ नॉर्मल चाहिए तो डॉक्टर की बात मानो। विक्रम मृत्युंजय की बात पर आंखों में नमी लिए बोला, मुझे बच्चों की टेंशन नहीं है, मुझे बस आरू की फिक्र है। जो भी मेरी जिंदगी में आता है तो हमेशा मुझसे दूर क्यों चला जाता है? मृत्युंजय विक्रम को पलट कर गले लगाते हुए बोला, हम सब है ना तुम्हारे साथ। विक्रम उसे गले लगा रोते हुए बोला, यार तुम इतने अच्छे क्यों बन गए? मेरी आरू को कल सुबह तक होश आ जाएगा ना? मृत्युंजय विक्रम के पीठ को थपथपाते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारी आरू को कुछ नहीं होगा, उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा और देखना सबसे पहले तुम्हें याद करेगी। विक्रम अपने बहते हुए आंसू और नाक को साफ करते हुए मृत्युंजय से दूर होकर बोला, मुझे बस कोई ऐसा चाहिए था जिसे गले लगाकर मैं रो सकूं। जिस पर मृत्युंजय अपने पैंट के पैकेट से पैकेट निकालकर विक्रम के सामने रखते हुए बोला, काम आ सकता है तुम्हारा, और मैं हमेशा किसी को पैम्पर नहीं कर सकता। विक्रम उस पैकेट को देखते हुए मुंह बनाकर बोला, छी यार, कितने गंदे हो आप। मैंने कहा ना, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खरीद लूँगा। मेरी वाइफ अभी बिस्तर पर पड़ी हुई है और आप लोग ये सब बकवास कर रहे हो। मृत्युंजय हंसते हुए उस पैकेट को अपने पैकेट में डालकर बोला, हाँ 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 ठीक है, चलो कपड़े चेंज कर लो। विक्रम एक नज़र मृत्युंजय को घूरने के बाद आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि ड्राइवर उसके लिए कपड़े ले आया था जिसे उसे चेंज करना था। मृत्युंजय विक्रम के साथ आईसीयू के बाहर आता है तो देखता है वहां पर शोभित और अमृत के अलावा कोई नहीं था, जिसे देख मृत्युंजय एक राहत की सांस लेते हुए बोला, महक को भेज दिया ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, तुमने इतनी सफाई से झूठ क्यों बोला? तो तुम क्या चाहते हो? अपनी बीवी को बताता कि मैंने नवरात्रि के टाइम पर किसी का मर्डर किया है ताकि वो मुझे छोड़कर अवस्थी हाउस चली जाए। मृत्युंजय ने अपने एक आईब्रो ऊपर कर कहा। शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, आपकी वाइफ बेवकूफ़ है, इसलिए आपके इन बातों में आ जाती है। मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, मेरी वाइफ बेवकूफ़ नहीं है, उसे मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए वो मेरी हर बात पर यकीन कर लेती है और तुम हमेशा उसके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हो। अमृत ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा। मृत्युंजय अमृत की बात को इग्नोर करके बोला, मैं जा रहा हूँ घर, तुम लोग यहीं पर रहो। मृत्युंजय की बात पर शोभित और अमृत अपना सिर हिला देते हैं तो मृत्युंजय वहाँ से सारंग बिल्ला के लिए निकल जाता है और इधर ओरियो रेस्टोरेंट में ऋतिक अपनी क्लाइंट के साथ डिनर करके रेस्टोरेंट में आकर कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था और
उसके पीछे वाले टेबल पर सेल्वन अपने कुछ कॉलिंग के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। तभी ऋतिक की नज़र सामने प्राइवेट एरिया में जाती है जहां पर रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर चल रही थी, जिसकी रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा जो शायद ऋतिक इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकता था दिख रहा था। तभी अचानक उस प्राइवेट एरिया की सारी कैंडल बुझ जाती है और लाइट ऑन हो जाती है। दरवाजा जो कि पारदर्शी था खुलता है और प्रकृति गुस्से में बाहर आती है। उसने एक ब्लैक ट्यूब टॉप के ऊपर डीनाइम जैकेट और नीचे डीनाइम जीन्स के साथ वाइट शूज प्रिपेयर किए थे और उसके बाल खुले हुए थे। वो खूबसूरत लग रहे। प्रकृति के पीछे पीछे वरुण भी बाहर आता है और प्रकृति के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, प्रकृति लिसन टू मी। प्रकृति पलटकर वरुण को गाल पर थप्पड़ रसीद कर बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। सभी बिल्कुल सही कहते थे, तुम्हारी नीयत ही खराब है, लेकिन मैं दोस्ती के चक्कर में अंधी हो गई थी। वरुण प्रकृति के बात पर उसे घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू स्लैप मी। पिछले 4 सालों से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, क्या तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा हूँ मैं? मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना तुमसे, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए वरुण प्रकृति के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लेता है। प्रकृति हैरानी से वरुण को घूरते हुए बोली, तुम कितने नीच हो और मैं सच में बेवकूफ़ थी जो विकी की बात पर यकीन ना करके तुम जैसे एक धोखेबाज पर यकीन किया और विकी से ब्रेकअप कर लिया। वरुण प्रकृति को खींचते हुए बोला, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर सब लोगों के सामने खुद का तमाशा मत बनाओ। और जहाँ तक बात है उस गधे की, तो वो इडियट ही है जो उसे अपनी चीज़ के लिए लड़ना नहीं आता। प्रकृति वरुण को खुद से दूर करते हुए बोली, वरुण डोंट टच मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वरुण प्रकृति को बाहर की तरफ खींचते हुए बोला, चलो हम किसी अच्छे से होटल में चलकर आराम से बात करते हैं। प्रकृति वरुण के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारकर बोली, दूर रहो मुझसे बदबूदार इंसान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो खुद पर घिन आ रही है जो मैंने तुम जैसे इंसान से दोस्ती रखी। वरुण गुस्से में प्रकृति के जैकेट को निकालते हुए बोला, तुम्हारा बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहते हुए वरुण प्रकृति के जैकेट को निकाल कर फेंक देता है। प्रकृति हैरानी और घबराहट में वरुण को देखते उसे खुद से दूर करते हुए बोली, वरुण तुम पागल हो गए हो, पब्लिक प्लेस में ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम इस तरीके से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वरुण प्रकृति की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतनी रात को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रही हो और थोड़ा सा चिल करने में तुम्हें शर्म आ रही है। प्रकृति अपने सीने को दोनों हाथों से कवर करते हुए गुस्से से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। पहले मज़े लेने दो, उसके बाद मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। आखिर इतने वक्त तक जो सब्र बनाकर रखा था उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना। वरुण ने प्रकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। ऋतिक उन दोनों के तमाशों को कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करते हुए एंजॉय के साथ देख रहा था। ना जाने क्यों उसे प्रकृति पर थोड़ी सी तरस आ रही थी और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। तभी ऋतिक देखता है कि वरुण प्रकृति को जबरदस्ती उस प्राइवेट एरिया की तरफ लेकर जा रहा था। वरुण की आंखें में शैतानियत में चमक रही थी। ऋतिक अपनी कॉफ़ी की तरफ देखता है जो कि खत्म हो चुकी थी। ऋतिक बोरियत से खड़ा होकर अपने कदम उन लोगों के तरफ बढ़ा देता है और वरुण जो कि प्रकृति को किस करने की कोशिश कर रहा था उसके बालों को पीछे से पकड़ प्रकृति से उसे दूर कर देता है। अचानक किसी के ऐसा करने पर वरुण थोड़ा हैरान होता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मेरे बाल को, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। प्रकृति जो कि डर से रो रही थी ऋतिक को वहां देखकर और ज़्यादा डर जाती है। ऋतिक अपना ब्लैक ओवरकोट निकाल कर प्रकृति के ऊपर फेंक देता है जिसे प्रकृति जल्दी से पहन लेती है। ऋतिक की पकड़ से खुद को आज़ाद पाकर वरुण उसे मारने के लिए अपना हाथ
ऊपर करता है तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे वरुण की चीख निकल जाती है। ऋतिक अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत करते हुए बोला, लाश की बात कर रहा था तो चल तुम्हें दिखाता हूँ कि मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है। ये कहकर ऋतिक वरुण के बाल को पकड़कर उसके सिर वहां पर रखे टेबल पर दे मारता है, जिस कारण वरुण के माथे से बुरी तरीके से खून निकलने लगा। लेकिन ऋतिक बिना किसी भाव के उसके सिर को बस टेबल पर पटक रहा था। वरुण की बस चीखने की आवाज़ उस रेस्टोरेंट में गूंज रही थी। सेल्वन निराशा से अपने बॉस को देखे जा रहा था और वहां पर जो काम करने वाले लोग थे डर से ही पास नहीं आ रहे थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर जब देखता है कि कैसे ऋतिक वरुण को जान से मारने के तैयार है, आगे आकर बोला, सर। ऋतिक कोल्ड नज़र मैनेजर पर डालकर बोला, इस रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करो और ये रेस्टोरेंट मुझे कल सुबह तक मेरे नाम पर चाहिए। अब यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। ऋतिक की बात सुनकर मैनेजर उसकी शख्सियत का पता लगा सकता था कि ऋतिक वरुण की बाल को पकड़ खींच देता है और उसके हाथ को पकड़कर मारते हुए कहता है, बहुत शौक है ना इज्जत लूटने की। चल तुझे दिखाता हूँ कि जब इज्जत लूटती है तब कैसा महसूस होता है। इतना कहकर ऋतिक वरुण को सेल्वन की तरफ धकेल देता है। वही प्रकृति जल्दी से ऋतिक के पास जा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ऋतिक मत मारो उसे। ऋतिक प्रकृति के बालों को अपनी मुट्ठी में मजबूती से भरकर उसके चेहरे को अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, उसे जाने दो। प्रकृति जिसका चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था, ऋतिक की तरफ देखते हुए रोनी आवाज में बोली, उसे जान से मत मारो, उसे छोड़ दो। ऋतिक वरुण की तरफ देखता है जो कि दर्द से करा रहा था। उसका हाथ टूट चुका था और उसके माथे से बुरी तरीके से खून निकल रहा था, जिसे देखते हुए ऋतिक मुंह बनाकर बोला, देखो बेचारे के सिर पर कितनी चोट आई है, हाथ भी टूट चुका है। कम से कम 1 महीना उसे अस्पताल में रहना होगा, जिसका खर्च करीब 1 लाख तक तो आ सकता है। तो मैं उसे जान से मार देता हूँ। 13वीं होने तक 50,000 में निपट जाएगा और उसके घर वालों का खर्चा भी बच जाएगा। ये कहते हुए ऋतिक की पकड़ प्रकृति के बालों पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। प्रकृति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बालों को ऋतिक जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देगा। उसे काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, जिस कारण उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा बह रहे थे। प्रकृति अपने हाथ को ऊपर कर ऋतिक के हाथ पर रखते हुए बोली, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। ऋतिक प्रकृति को झटका से छोड़ उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, तुम्हारी बहन वहां पर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है और तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अयाशी उड़ा रही हो। प्रकृति हैरान आंखों से ऋतिक को देखते हुए बोली, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? आरू को क्या हुआ? ऋतिक प्रकृति को ओढ़ाए कोट से उसे पहनाते हुए बोला, गोली लगी है उसे, लेकिन जिंदा है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। अब बाकी तुम घर जा सकती हो। प्रकृति वरुण की तरफ देखते हुए ऋतिक से बोली, इस हॉस्पिटल में इसे कब्रिस्तान पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम पतली गली लेकर यहाँ से निकलो। ऋतिक ने प्रकृति की बात को बीच में काट कोल्ड आवाज़ में कहा। ऋतिक की बात पर प्रकृति जल्दी से बोली, ऐसा मत करो, किसी को जान से मारना हर बात का हल नहीं होता। उसकी फैमिली है जो उसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी भी तो फैमिली होगी ना, तो जो तुमसे बहुत प्यार करती होगी। अगर तुम्हें चोट लगेगी तो उन्हें भी दर्द होगा ना। प्लीज़ ऋतिक, उसे मत मारो। ऋतिक बिना किसी भाव के प्रकृति को घूरने लगता है। ऋतिक को ऐसा देखने के पर प्रकृति अंदर तक डर जाती है। ऋतिक प्रकृति को बुरी तरीके से घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल उसे बैक सीट पर धक्का दे देता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाकर वरुण को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और ऋतिक के बाकी लोग उसके साथ ही चले जाते हैं।
ऋतिक को अपने करीब देखकर प्रकृति घबरा रही थी। ऋतिक बिना किसी भाव के अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। प्रकृति रास्ते को देखते हुए ऋतिक से बोली, मुझे सारंग विला जाना है। ऋतिक प्रकृति की बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर प्रकृति थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, मैंने कहा मुझे सारंग विला जाना है। ऋतिक अपना फ़ोन नीचे रख प्रकृति के गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोला, दोबारा कभी मेरे सामने तेज आवाज़ में बात मत करना, वरना गोली तुम्हारे यहाँ और यहाँ मारूंगा। इतना कहते हुए ऋतिक प्रकृति के माथे और पेट की तरफ इशारा करता है। प्रकृति ऋतिक को घबराई हुई नज़र से देखते हुए बोली, लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे सारंग विला जाना है। ऋतिक प्रकृति से दूर होकर बोला, वहाँ जाकर क्या करोगे? कुछ पल मेरे साथ एंजॉय करो, मैं इतना भी बोरिंग पार्टनर नहीं हूँ। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति के उलझे हुए बालों को साफ करके उसके चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ कर देता है। प्रकृति असमंजस में ऋतिक को देखे जा रही थी, जो पल भर में डेविल बन गया था और अब उसकी केयर कर रहा था। अगली सुबह वीर का अपार्टमेंट में वीर जाकर खुशहाली के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है, जिस पर कुछ देर बाद खुशहाली आकर दरवाज़ा खोलती है। वीर कॉफ़ी का कप खुशहाली की तरफ बढ़ाकर बोला, कॉफ़ी। खुशहाली वीर को देखते हुए बोली, मेरी केयर करने का नाटक मत करो। मुझे पता है बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी मैं यूजलेस लगती हूँ। वीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, कल जो कुछ भी हुआ था उसका जिक्र मत करो, वरना मैं ये कॉफ़ी उठाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। खुशहाली ने वीर को धमकी देते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।